सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा मेरा पहला क्लास है। वैसे तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर्स। आपका लास्ट क्लास में यूनिट डायमेंशन खत्म हुआ था और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि वेक्टर शुरू करें। अब थोड़ा वेक्टर्स के बारे में अगर जान जाए तो ये फिजिक्स में कोई चैप्टर नहीं है आपके लिए। ये एक्चुअल में ये कोई चैप्टर नहीं है, ये बेसिक टूल है जो आपको हर जगह काम आएगा। क्या सबको आवाज मेरी क्लियर आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? जस्ट चेकिंग। ओके ओके। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स। ये बेसिकली एक मैथमेटिक टूल्स है। अगर इसका वाइड स्प्रेड देखते हो कि इसका यूज कहां कहां पे है, तो पूरे फिजिक्स में 80% चैप्टर्स में इस चीज का यूज है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। एटलीस्ट इसका जो बेसिक है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप कई क्वेश्चंस में तो आगे भी नहीं बढ़ पाओगे अगर ये आपको वेक्टर्स नहीं पता है। इतना क्रिटिकल है आगे के चैप्टर्स में। तो इसको क्यों ना अच्छे से सीख लेते हैं हम। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करना चाहता हूं। मैथ्स वालों के लिए ये और ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि अगर अभी अच्छे से पढ़ते हो तो 12th का समझ लेना कि 7-8 नंबर का एक चैप्टर आपने क्लियर कर लिया मैथ्स में। सो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप अभी से वेक्टर को इतने अच्छे से पढ़ लो कि आगे में आपको जरूरत ना हो। क्लियर है? तो सिंपल स्टार्ट करते हैं, बेसिक वेक्टर शुरू करते हैं। वेक्टर्स होता क्या है? अगर वेक्टर्स को जानना हो तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज की, और यहीं से शुरू होती है कहानी। फिजिकल क्वांटिटीज। कोई चैट में लिख सकता है क्या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज? सिंपल वर्ड्स में, बहुत ज्यादा इंग्लिश में उसके बारे में ना लिखते हुए। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज? बढ़िया, महिमा सही है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कुछ दो लोगों का आंसर है, ऐसा चीज जो मेजर हो सके, एनीथिंग दैट इज मेजरेबल। फॉर एग्जाम्पल इमोशंस, क्या ये मेजर हो सकता है? नहीं। फील हो सकता है, ये मेजर नहीं हो सकता है। हैप्पीनेस, सैडनेस, ये मेजर नहीं हो सकता, तो इसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी नहीं कह सकते। क्लियर है? लेकिन मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट भी एक आंसर है, दीक्षा वो भी सही। लेकिन वेट, मास, ये सब चीजें मेजर हो सकती हैं, इसलिए इनको फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग कहते हैं। तो एनीथिंग दैट इज मेजरेबल, एनीथिंग दैट इज मेजरेबल, सिंपल इसी को कहते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज। अब आते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सबका सही आंसर। कितने टाइप्स के होते हैं? तो अगर देखें तो ये सबसे पहला मेजर होता है स्केलर, दूसरा होता है वेक्टर, और तीसरा होता है टेंसर। टोटल 3 तरह के फिजिकल क्वांटिटीज नोन है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एक होता है स्केलर, दूसरा होता है वेक्टर, तीसरा होता है टेंसर। स्केलर और वेक्टर तो हमारे टॉपिक में है, पर टेंसर की बात हम लोग नहीं करते, ये टेंशन सिलेबस में हमारे है नहीं। बट स्टिल मैं थोड़ा सा व्यू तो जरूर दूंगा टेंसर के बारे में। सबसे पहला बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी के बारे में। स्केलर क्वांटिटी की अगर बात करें तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास कुछ वैल्यू तो हो बट उसके पास कोई डायरेक्शन ना हो, ऐसी क्वांटिटी को जनरली हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। यानी एग्जांपल लें, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास जिसके पास स्ट्रेंथ तो हो, क्वांटिटी विद स्ट्रेंथ बट नो डायरेक्शन, बट इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है। दूसरा आते हैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है। वेक्टर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटीज को कहा गया जिसके पास स्ट्रेंथ भी है और उसके पास डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो सिंपल सा कहा गया स्ट्रेंथ प्लस डायरेक्शन, और साथ साथ एक आता है ये लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। अब ये क्या होता है स्केलर वेक्टर, इसके बारे में थोड़ा ना बेसिक डिफरेंस आपको बताता हूं नॉर्मल टर्म्स में। जस्ट समझो, मैं कहता हूं कि मुझे 2 मीटर जाना है कहीं,
तो 2 मीटर मेरे को कहीं जाना है, तो ये क्या है, इसमें कहीं भी हमने ये बताया क्या किधर जाना है, व्हाट इज द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जाना है। तो ये जो 2 मीटर हमने बोला, ये एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इसके साथ स्ट्रेंथ तो है कि चलो कितना, स्ट्रेंथ का मतलब होता है कितना, बट इसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं है, तो वी कैन से कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मुझे 2 मीटर ईस्ट जाना है, इसका मतलब कि 2 मीटर अपना स्ट्रेंथ हो गया, और जो ईस्ट हो गया वो क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। कि जिसका भी आवाज म्यूट है वो म्यूट कर ले। ठीक है, हो गया, चलो। मेरा पॉइंट क्या है कि 2 मीटर जो है, 2 मीटर मुझे जाना है और ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, इसका मतलब कि मेरे पास स्ट्रेंथ तो है, प्लस मेरे पास डायरेक्शन भी है। तो बेसिक शुरुआत में अगर वेक्टर को डिफाइन किया गया था, तो इन्हीं दो पैरामीटर्स पे डिफाइन किया गया था कि उसके पास स्ट्रेंथ होना चाहिए और उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए। क्लियर है? लेकिन बाद में ऐड किया गया कि सिर्फ यही दो क्वालिटीज नहीं होनी चाहिए, वेक्टर को लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो करना चाहिए। और ये बहुत ही डिटेल में बात होगी इसमें, तो अभी हम इतने पे ही रह सकते हैं। और लॉ ऑफ एडिशन को क्यों फॉलो करना चाहिए, इसके एग्जांपल्स भी मैं अभी देता हूं आपको। तो देखते हैं हम लोग क्या होता है लॉ ऑफ एडिशन, थोड़ा समझ लें आप, और लॉ ऑफ एडिशन क्यों कर देख रहे हैं। तो कहा गया कि चलो मान लेते हैं करंट कैरिंग वायर ले लेते हैं। ठीक है, करंट कैरिंग वायर ले लेते हैं, 1 एम्पियर जा रहा है और 1 एम्पियर जा रहा है। तो आप बताओ इधर से कितना जाएगा, आप खुद बताओ। मैंने सिंपल बोला, करंट का एग्जांपल लिया है मैंने, इधर से 1 एम्पियर आ रहा है, इधर से 1 एम्पियर आ रहा है, टोटल किधर जाएगा, कितना जाएगा, क्या यहां से 2 एम्पियर जाएगा, क्या 2 एम्पियर जाएगा। ठीक है, अब मुझे आप बताओ कि करंट कैसी क्वांटिटी है। तो देखने वाला क्या कहेगा, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड कितना है, 1 एम्पियर, और इसके पास डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी जब मैग्नीट्यूड हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, डायरेक्शन हो गया, तो क्यों ना इसको वेक्टर कहें। लेकिन ऑब्जर्व किया गया कि दो को ऐड कर रहे हैं, 2 एम्पियर हो रहा है, लेकिन अगर इस वायर को आप ऐसे ना रख करके ऐसे रख दो, क्या इसका नेट वैल्यू में कोई चेंज हो रहा है क्या, अभी भी इधर से 1 एम्पियर 1 एम्पियर, अभी भी कितना हो रहा है, 2 एम्पियर। क्या मैं ऐसे कर दूं 1 एम्पियर, क्या नेट वैल्यू में कोई चेंज हो रहा है क्या, नहीं, अभी भी कितना है, 1 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर 2 एम्पियर। तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि दोनों का जो रिजल्टेंट है वो किसी भी तरीके से रख दो, आपका रिजल्टेंट बिल्कुल क्या रहेगा, सेम रह रहा है। इससे ये ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग कि करंट के पास डायरेक्शन तो है, बट डायरेक्शन इसका फिक्स नहीं है, इसका डायरेक्शन जस्ट अलोंग द वायर है। तो इसीलिए कहा गया कि इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इज स्केलर क्वांटिटी। अब लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है। लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करने का मतलब होता है कि अगर एंगल चेंज करेंगे तो रिजल्टेंट भी चेंज होगा, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो हमने हमने बोला कि अगर वेक्टर को डिफाइन करना हो अगर फाइनली, तो उसके पास 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला, उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड बताएंगे अभी थोड़ी देर में। उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए, और तीसरा, उसके पास वो लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना चाहिए। सो वेक्टर की का डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन हो, और फाइनली वो लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो, ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। खैर, वेक्टर क्वांटिटी हम समझ गए कि होता क्या है। किसी को इसमें डाउट है क्या, क्या किसी को बेसिक वेक्टर में डाउट है, चैट को यूज कर सकते हो जितना ज्यादा करना चाहते हो। ठीक है, ऑडियो का यूज बहुत रेयरली करो, चैट का यूज ज्यादा करो। किसी को इस बेसिक वेक्टर के डेफिनेशन में डाउट है क्या, कई लोगों के लिए नया होगा, कुछ लोग दोबारा पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलो। वेक्टर्स में हमने देखा कि इसके पास 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सबके दिमाग में एक आ रहा है कि सर स्केलर बता दिया, वेक्टर बता दिया, क्यों ना थोड़ा टेंसर भी बता दो आप। टेंसर, टेंसर के बारे में बस इतना ही कह सकता हूं, ना ही ये स्केलर है ना ही वेक्टर है। ऐसी क्वांटिटी
जो डिपेंड करेगा कि आप कहां पे अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो उसको सिंपल टेंसर के बारे में, अगर कभी नोट्स में आपके टेंसर के बारे में मैंने ज्यादा नहीं लिखा है, लेकिन आप थोड़ा बहुत लिख लेना कि टेंसर ऐसी क्वांटिटी है, टेंसर ऐसी क्वांटिटी है जो डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे। ठीक है, कि कहां पे आप अप्लाई कर रहे हो। इस तरह की क्वांटिटी को जनरली हम लोग कहते हैं टेंसर क्वांटिटीज। ठीक है, इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको जो पढ़ना होता है वो बहुत हायर क्लास में, इवन पूरे इंजीनियरिंग सेक्शन में भी नहीं पढ़ना होता है टेंसर क्वांटिटी के बारे में। इसकी इस तरह की क्वांटिटी हमारे टर्म्स में ज्यादा है भी नहीं। एग्जांपल लेते हैं, सबसे बड़ा एग्जांपल जो होता है वो होता है स्ट्रेस। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में आएगा भी, स्ट्रेस को कह सकते हैं हम लोग टेंसर क्वांटिटीज। लेकिन एनसीईआरटी में जितने भी टेंसर क्वांटिटीज होंगे या तो उनको स्केलर में कैरेक्टराइज किया जाएगा या तो वेक्टर में कैरेक्टराइज किया जाएगा। तो आप उसके पीछे नहीं पड़ना कि कहां पे कैरेक्टराइज करना है। स्ट्रेन नहीं, स्ट्रेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एमआई, इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये दो क्वांटिटीज मेनली जो ऐसे हमारे टर्म्स में आएंगे जो टेंसर क्वांटिटीज हैं। बट एनसीईआरटी आपका या आपका सिलेबस जो है वो सिर्फ दो पार्ट में बात करता है, एक होता है स्केलर, दूसरा होता है वेक्टर। तो जितने भी टेंसर वाले होते हैं जनरली उनको स्केलर में माना जाता है अपने बुक में। तो एटलीस्ट क्लियर है। तो मिला जुला के हमने बेसिक पढ़ा कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, टेंसर क्या होता है। हमने टेंसर के तो कुछ एग्जांपल्स पढ़ लिए, क्यों ना कुछ स्केलर और वेक्टर के भी एग्जांपल पढ़ते हैं, देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं। ठीक है, पहला सिंपल सा मैं लिमिटेशन लगा रहा हूं, मैं सिंपल सा लिमिटेशन लगा रहा हूं कि स्केलर वेक्टर की जब भी बात हो कोई ऐसा टर्म का नाम नहीं ले जो अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है। ऐसे टर्म्स का नाम लेते जो अभी तक हमने पढ़ा हो। चलो क्लास 9th याद करते हैं। क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर मोशन, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस स्केलर पढ़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट, चलो 9th क्लास याद कर लो, रिवीजन कर लेते हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और कुछ, पहला चैप्टर खत्म हो गया। फोर्स, मोमेंटम, वर्क, एनर्जी, पावर, डेंसिटी, एग्जैक्टली डेंसिटी। जल्दी से आते हैं, जल्दी से वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम कहां होगा, डेंसिटी में मास आ गया। जल्दी से मास पे भी बात करते हैं, मास। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। जल्दी एरिया बताओ, एरिया। वेट, वेट वेक्टर क्वांटिटी होगा, वेट फोर्स है, वेट जो होता है वो फोर्स होता है, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर शिवम बोला है आपने, किसको लेकर के, आपने एरिया को लेकर बोला है, एरिया, एरिया के बारे में जल्दी। प्रेशर रश्मि, प्रेशर, प्रेशर। स्टिल आई वांट आंसर फॉर एरिया, एरिया का कहां गया शिवम, एरिया को लेकर के। कुंदन प्रेशर वेक्टर, ना ना ना, अगेन ये भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, बट ये वेक्टर नहीं है। एरिया, अमन, एरिया इज स्केलर। चलो, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कुछ ट्विस्ट तो है कहानी में, एरिया वेक्टर क्वांटिटी होगा, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। एरिया वेक्टर होगा, यही तो ट्विस्ट है। ठीक है, चलो, क्या जितने टर्म्स हमने 9th में पढ़े थे वो सारे ऑलमोस्ट आ चुके हैं? अगर दो चार नाम आप ऐड करना चाहो तो कर लेना। जो टर्म्स हमने नाम पढ़े हैं उसी को लेकर के। आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हुआ है तो इसको लेकर के हुआ है और इसको लेकर के हुआ है, बाकी आप सब क्लियर हो कि स्केलर और वेक्टर क्या होगा। क्लियर है क्या? तो हमने जो बात किया कि एरिया के बारे में बस याद रखना, एरिया हमारे काम बहुत जल्दी जल्दी काम आएगा हमारे।
एरिया जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और किसी भी एरिया का अगर पूछोगे आपकी डायरेक्शन क्या होगा फिर, तो उस एरिया के परपेंडिकुलर एक वेक्टर लाइन ड्रॉ कर दो, वही उसका क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलिए क्लियर है क्या? तो एरिया अपना वेक्टर क्वांटिटी है। मैं इसको सबको समझ में आ गया है, मैं हटा देता हूं। ये से यस इफ क्लियर, ऑल क्लियर। बेसिक स्केलर वेक्टर क्लियर है। हम इसके आगे बढ़ सकते हैं, वेक्टर के अंदर जा सकते हैं। अभी तक हम सिर्फ एग्जांपल्स पढ़ रहे थे। सर एक बार और एरिया वाला बताइए। ओके, एरिया एरिया चलो मैं सिंपल एरिया के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। मान लो एरिया के बारे में बताने के लिए ना मुझे कुछ प्रॉप्स चाहिए होंगे, फॉर एग्जांपल दिए, ठीक है, ये अपना मॉड्यूल है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक आपको एरिया दिख रहा है क्या? ठीक है, आप इसको बोलोगे एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे और ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा। बट एक्चुअली में एरिया का प्रॉपर्टी क्या होता है कि एरिया के ठीक परपेंडिकुलर जो वेक्टर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ये इसका डायरेक्शन होता है एरिया का। ठीक है, एरिया का ये डायरेक्शन है। इन अगर कोई पूछे कि इस एरिया का डायरेक्शन कैसी क्वांटिटी, तो वेक्टर, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर। ये एरिया अगर ऐसे होता तो आपके सामने, ठीक है, एरिया, तो आप इसका कैसे लेते हैं, वेक्टर, इसका डायरेक्शन कैसे लेते हैं, कुछ ऐसे। सो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बोलिए क्लियर है क्या सब कोई, जिसको भी एरिया में दिक्कत था? सर तो डायरेक्शन में क्या लिखेंगे? डायरेक्शन लिखते हैं आउटवर्ड नॉर्मल। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है कि डायरेक्शन कैसे लिखेंगे। कभी भी इस तरह का चीज एरिया का भी डायरेक्शन पूछता है तो हमेशा लिखते हैं आउटवर्ड और नॉर्मल। मतलब इसके दो मतलब है। ठीक है, सही क्वेश्चन है कि पढ़ लिया है तो जानना जरूरी है, टॉपिक के बाहर नहीं है। आउटवर्ड का मतलब बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर तो अंदर की तरफ भी हो सकता है, बाहर की तरफ आउटवर्ड। और नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। क्लियर है सबको? आउटवर्ड, नॉर्मल, ठीक है। ये आपका था एरिया का, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या हम अब आगे बढ़ सकते हैं? यस से यस एंड लेट्स मूव अहेड। यस अब सर। चलो सब लोग लेट्स ट्राई कि हम लोग चैट को ज्यादा यूज करें, बिकॉज इससे और क्वेश्चन जब पूछना हो तभी सिर्फ यूज करें। ठीक है, अगला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। मैं एकदम बहुत बेसिक से जा रहा हूं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंट, कैसे एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, एक वेक्टर के रिप्रेजेंट करने से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये देखते हैं। तो मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं कि मान लेते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी हमने ड्रॉ किया ऐसे। वेक्टर क्वांटिटी को कैसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं समझ लो। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से। ठीक है, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एरो। ठीक है, इस वेक्टर के में, इस एरो में दो पार्ट्स होते हैं। ये इस एंड को कहते हैं टेल और इस एंड को कहते हैं हेड। बहुत नाम लेने वाला हूं मैं इस चीज का, हेड, टेल। ठीक है, मेरा वेक्टर में पढ़ाने का परसेप्शन होता है कि हेड टेल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी का भी। ठीक है, हेड मतलब जिधर जाना है, टेल मतलब जिधर से जाना है। क्लियर है? तो एक वेक्टर में दो चीजें होती है, हेड और टेल होता है। ठीक है, अब ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है। इस वेक्टर में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड। अगर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो वेक्टर, अगर मान लीजिए इसका नाम अपने ए दिया है, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कुछ ऐसे। ए के ऊपर एक एरो बना देते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग, ये एक वेक्टर हो गया। वेक्टर, इसको कहते हैं वेक्टर ए। अगर इसका मतलब कोई पूछे आपसे तो लिखते हैं वेक्टर ए। क्लियर है? तो दो, तो अब समझो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि वेक्टर को डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो से, जिसके पास एक टेल होता है और एक हेड होता है। और अल्फाबेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से उसके ऊपर क्या बना देंगे, एरो साइन। अब इस वेक्टर के दो पार्ट्स हैं, एक है मैग्नीट्यूड, दूसरा है इसका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को कैसे मेजर करते हैं, तो किसी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड पूछे आपको, तो वेक्टर बना दो, वेक्टर ए लिख लो और उस पर मॉड लगा दो। ठीक है, याद रखना मैग्नीट्यूड को मेजर करने का तरीका होता है ये। क्लियर है? और डायरेक्शन को मेजर करने का तरीका होता है, ए लिखो और इसके ऊपर एक छोटी सी टोपी बना दो, जो कैप कहते हैं।
मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका होता है मॉड और डायरेक्शन को लिखने का तरीका होता है कैप। जितने लोग वेक्टर्स पढ़े हैं वो थोड़ा सा डाउटफुल हो सकते हैं कि कैप क्यों लिखा है यहाँ पे, वो कुछ और समझते हैं इसका मतलब, मैं डिटेल में बात करूंगा। स्टिल जो फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं वो बहुत क्लियर सोचे कि एक वेक्टर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं कैप। क्लियर है सबको? क्या सबको क्लियर? आगे बढ़ो। ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में दो पार्ट्स हैं, मैग्नीट्यूड, स्ट्रेंथ। मैग्नीट्यूड क्या होता है थोड़ा समझते हैं, ठीक है? देखते हैं देखते हैं। सीधा डायग्राम देखते हो, इन दोनों में किस एरो का लेंथ ज्यादा है? नीचे वाले का लेंथ ज्यादा है। नीचे वाले का लेंथ अगर ज्यादा है इसका मतलब है कि इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, और इसका मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है। क्लियर है क्या? तो मतलब कि डायग्रामेटिकली भी अगर देखो आज के बाद, तो कभी भी कॉपी में ड्रॉ करने के पहले 100 बार सोचना। पता चला बड़ा वाला वेक्टर को छोटा ड्रॉ कर देते हैं, छोटा वाले को बड़ा बना देते हैं। इस सिंपल सा मतलब समझो, जितना बड़ा लेंथ उतना ही ज्यादा। अगर मान लो इसको ए वेक्टर मानते हैं और इसको बी वेक्टर मानते हैं, तो यहां पे साफ लिख सकते हो कि बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़ा है। क्लियर क्या? लार्जर द लेंथ ऑफ एरो, लार्जर द स्ट्रेंथ। क्लियर है सबको? ये पहला हो गया स्ट्रेंथ को। डायरेक्शन बहुत सिंपल है कि जिधर वो एरो शो कर रहा है वही आपका डायरेक्शन शो कर रहा है। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर था, कैसे एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला आता है अपना टाइप्स ऑफ वेक्टर, और अब बहुत जल्द बहुत फ्रिक्वेंटली ये सब चीजें यूज होंगी अब, ठीक है? तो देखते हैं, अगला अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर। स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और बहुत सिंपल है टॉपिक, इस टॉपिक में कुछ नहीं, नोट्स भी मैं दूंगा वैसे। टाइप्स ऑफ वेक्टर में आते हैं सबसे पहला, और उसमें पहला वेक्टर बात करेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ वेक्टर। पहला आता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या होता है? ठीक है, तो दो वेक्टर का कंपैरिजन है, ठीक है? अगर किसी दो वेक्टर्स का अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, इसको कहते हैं हम लोग इक्वल वेक्टर। इक्वल का मतलब क्या है? दो वेक्टर इक्वल है। इसका मतलब सिंपल सा कैसे लिखोगे कि मान लेते हैं दो वेक्टर इक्वल है, दो वेक्टर इक्वल है, इसका मतलब सिंपल क्या है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और इस वेक्टर का डायरेक्शन भी इक्वल है, तभी एक वेक्टर को कहेंगे कि चलो ये इक्वल वेक्टर्स है। तो सिंपल इसका डेफिनेशन जो होगा वो होगा सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड प्लस सेम डायरेक्शन। अगर इसको डायग्रामेटिकली शो करूं तो कुछ ऐसे, सिंपल। मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी क्या है? पैरेलल है। तुम कह सकते हैं कि वेक्टर्स विद सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स। अब मैं इतना लिखने पे जोर नहीं दे रहा हूं, कारण है कि पूरा डिटेल नोट्स अभी दूंगा तुरंत 2 मिनट के अंदर, आपको ग्रुप पे आ जाएगा तुरंत आपको क्लास के बाद। तो ये होता है इक्वल वेक्टर। क्लियर है सबको? इक्वल वेक्टर के बाद बात करते हैं, अगर इक्वल वेक्टर के बाद आता है आपका पैरेलल वेक्टर्स। नाम से सबको पता है, मुझे नहीं लगता कोई इतना दिमाग लगा रहा होगा इस पे कि क्या होता है पैरेलल वेक्टर्स। तो देखते हैं, अगला है पैरेलल वेक्टर्स। नाम से काफी चीजें हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। पैरेलल पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है? बस नाम जानना है और कुछ खास नहीं। देखते हैं, इस डायग्राम को देख करके कोई मुझे समझा सकता है क्या कि इसका डेफिनेशन क्या कहेंगे हम लोग पैरेलल वेक्टर्स का? जल्दी से चैट में, व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल वेक्टर्स? मैंने डायग्राम बनाया है। नहीं नहीं आदर्श, कोई सेम नहीं है सेम और इक्वल के बीच में। खैर एनीवन, आदर्श आई रिप्लाइड टू योर क्वेश्चन, कोई डिफरेंस नहीं है सेम और इक्वल। पैरेलल वेक्टर्स को डिफाइन कैसे करोगे आप? ठीक है, ठीक है। असमी आपका बहुत डिटेल में था 0 डिग्री वाला, बिल्कुल सही है वैसे तो, ठीक है। बट क्या ये सिंपल सिंपल ये कह सकते हैं क्या कि दो वेक्टर जिसके डायरेक्शन बिल्कुल सेम हो,
जिसका डायरेक्शन सेम है, उन दो वेक्टर्स को हम क्या कह सकते हैं? पैरेलल वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड का अपने को पता नहीं है। अपूर्वा, ये जो आपने बोला कि डिफरेंट मैग्नीट्यूड बट सेम डायरेक्शन, क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं क्या कि इक्वल भी तो पैरेलल था ना? इक्वल भी तो पैरेलल था ना? तो कहना बेटर डिफरेंट मैग्नीट्यूड कहने के बजाय सिर्फ लिखते हैं कि एक क्वालिटी होनी चाहिए बस, कि दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्लियर है? बिल्कुल सही है अंजन, आपका बिल्कुल सही है। तो सिंपल, हमें अगर डिफाइन करना है तो टू वेक्टर्स विद सेम डायरेक्शन, एक ही क्वालिटी होगी मेरे पास। दो वेक्टर जिसका डायरेक्शन बिल्कुल सेम हो उसको क्या कहेंगे हम लोग? पैरेलल वेक्टर्स। बोलिए, क्लियर है? यही अपना इंपॉर्टेंट बात था यहाँ पे। इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिख लो, ये बाद में बहुत काम आएगा। ठीक है? मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ए इक्वल्स टू क्या होगा? के टाइम्स बी वेक्टर। अगर दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर इज समथिंग के टाइम्स। सिंपल सी बात है, डायरेक्शन तो सेम ही है, फर्क सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का ही है। मैग्नीट्यूड का ही अगर फर्क है तो ये कुछ 2 गुना बड़ा होगा, 3 गुना बड़ा होगा, 4 गुना बड़ा होगा, बट समथिंग के टाइम्स ही होगा एक दूसरे वेक्टर के। कोई वेक्टर जो होगा वो दूसरे के समथिंग टाइम्स होगा, क्योंकि डायरेक्शन तो फर्क हो नहीं रहा है। तो इसीलिए पैरेलल वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन है, ये बाद में बहुत काम आएगा, इसको लिख लें आप। बात ये नहीं चाहता कि इसको बाद में फिर से देखेंगे। ए वेक्टर इक्वल्स टू के टाइम्स बी वेक्टर। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग ना एक और नया वेक्टर का नाम दे देते हैं, वो है एंटी पैरेलल वेक्टर। काय को पढ़ो एंटी पैरेलल? पूरे क्लास को समझ में आ गया होगा एंटी पैरेलल क्या होता है, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। तो एंटी पैरेलल पढ़ने की जरूरत क्या है? ठीक है, होगा सिंपल, होगा कि दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, उसको कहेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। अगला होता है कोलिनियर वेक्टर। इसके बारे में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, नोट्स में दिया हुआ है। कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या है? कि दोनों वेक्टर का एक न एक कॉमन पॉइंट हो, इस तरह के वेक्टर को कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं, अगर वेक्टर कोई ऐसे है, आवाज है किसी का, अनम्यूट है, म्यूट कर ले। ठीक है, मान लेते हैं एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर ऐसे है, इन दोनों के पास एक कॉमन पॉइंट है। इस तरह के वेक्टर्स को जनरली हम लोग कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। तो इसमें भी कुछ खास ऐसा नहीं है जो मैथमेटिक्स में बाद में यूज आने वाला है। अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कोप्लेनर वेक्टर। खासकर मैथ्स वाले तो सोच लें कि आगे भी इस पे बहुत पढ़ना है आपको इसको, और बायोलॉजी वालों के लिए हमारे बहुत काम की चीज है ये कोप्लेनर वेक्टर्स। ये देखते हैं, और ये थोड़ा सा नया है। अगला टाइप है अपना को प्लेनर वेक्टर। अब ये क्या चीज है? सारे वेक्टर्स जो एक प्लेन में लाई करें, इनको कहते हैं हम लोग कोप्लेनर वेक्टर। अब प्लेन क्या होता है समझो इस बात को। ये मॉड्यूल दिख रहा है आपको? ये मॉड्यूल पे एक सरफेस दिख रहा है आपको? ये सरफेस जो है वो एक प्लेन है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कोप्लेनर को समझाने के लिए, तो वो सारे वेक्टर्स जो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं वो हमेशा क्या कहलाते हैं? कोप्लेनर कहलाते हैं। और इस पर खूब क्वेश्चन बनते हैं। एग्जांपल लेता हूं, दो वेक्टर्स है अपने, ठीक है, दो वेक्टर्स है। क्या इन दोनों वेक्टर्स को हम क्या किसी एक प्लेन पे रख सकते हैं? सिंपल सा सवाल। प्लेन पे मतलब क्या, क्या सीधे एक सरफेस पे रख सकते हैं क्या किसी को? देखते हैं, रख सकते हैं, रख दिया। दोनों वेक्टर को एक सरफेस पे रख दिया हमने। ठीक है, अगर मान लो यही वेक्टर का डायरेक्शन थोड़ा सा ऐसे होता, ऐसे होता, मान लो ऐसे, ये वेक्टर कुछ ऐसे है, क्या अब इसको किसी प्लेन में रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं। क्या वो ऐसे होता तो क्या हम प्लेन पे रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं। तो कहने का बात है कि जब भी दो वेक्टर की बात हो, दो वेक्टर पे दिमाग नहीं लगाते। दो वेक्टर हमेशा ही कोप्लेनर होता है, वो हमेशा एक प्लेन पे लाई कर सकता है। तो कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब डेफिनेशन पहले समझ लो। वेक्टर्स lying on same plane। नाम से बहुत क्लियर आ जाएगा इतना कि वेक्टर्स लाइंग ऑन सेम प्लेन। याद रखिएगा, टू वेक्टर्स जो होंगे वो बिना सोचे समझे हमेशा कोप्लेनर होंगे। दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होगा। दिक्कत तब आएगी जब तीसरा आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं।
अब ये दोनों हमेशा ही कोप्लेनर होने वाला था। अब प्रॉब्लम तब है जब ये आ जाए। अगर ये ऐसे लाई कर गया फिर तो जीवन अच्छा है, फिर तो जीवन अच्छा है, तीनों एक प्लेन पे लाई कर जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसे आ गया फिर तो दिक्कत है, नहीं होगा। फिर तो आप इस दो को तो कर सकते हो, तीसरा वाला बाहर निकला रहेगा। एक प्लेन पे लाई किया क्या, ठीक है। आप चाहे तो इन दोनों को कर लो, इन दोनों को कर लो, इन दोनों करोगे तीसरा बाहर रहेगा। तो मिला जुला के अगर हम बोले तो आप कहो कि तीन वेक्टर्स का जब बात होता है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये कोप्लेनर है कि नहीं। बट टू वेक्टर्स आर ऑलवेज एंड ऑलवेज कोप्लेनर। सबको क्लियर है ये बात, कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। तो कोप्लेनर के बारे में बहुत ही श्योर रहते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट पार्ट आता है अपने पास। किसी को डाउट है क्या इसमें कोप्लेनर तक? किसी का आवाज, क्या करते हो भाई? सर ऑल कोलिनियर वेक्टर को कोप्लेनर कह सकते हैं। ऑल कोलिनियर वेक्टर को। चलो एग्जांपल लेते हैं, तुम खुद बताना यस कि नो, ठीक है। चलो तुम यस नो, तुम मुझे तुम्हारा रिप्लाई चाहिए। तीनों क्या कोलिनियर वेक्टर्स हैं क्या? आदर्श ये बताओ, आदर्श क्या ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं क्या? कोलिनियर का भी एग्जांपल पता था ना, एक तो एंड मैच होना चाहिए कम से कम, या टाइप एक जगह से कन्वर्ज होना चाहिए कम से कम। तो कोलिनियर वेक्टर्स तो दिख रहा है मुझे तो, पर क्या ये कोप्लेनर है क्या? यस, नो सर, वही एग्जांपल दे नो रहा हूं। सर। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। यस सो कोप्लेनर वेक्टर्स तक किसी को दिक्कत नहीं है, से एटलीस्ट चैट को यूज करके से यस, देन आई विल मूव अहेड, ठीक है। मैं अगले टॉपिक पे बढ़ जाऊंगा सीधा सीधा, ठीक है। सिद्धांत जो आपने टॉपिक का नाम बोला वो सब आएगा, सब आएगा, आज ही पढ़ना है सब, ठीक है। ओके चलो बढ़िया। अगला वेक्टर आता है आपका यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट वेक्टर आता है यूनिट वेक्टर। अरे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं हम लोग बाद में, ठीक है। सिद्धांत जो आपने क्वेश्चन पूछा उसको लास्ट में डील करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कैप से। मैं सिंपल सी बात करता हूं, आपका मास है अगर, ठीक है, 60 केजी 70 केजी, तो इन सब चीज को मेजर करने के लिए आपने क्या यूज किया? आपने एक मेजरमेंट का स्केल यूज किया है। वो कितना है? 1 केजी। 4 मीटर का कोई वायर ले रहे हो आप, उसको मेजरमेंट करने के लिए आपने एक स्केल यूज किया है 1 मीटर का। तो हर जगह ये दिख रहा है क्या कि स्केल जो हम लोग यूज करते हैं वो कुछ 1 यूनिट का यूज करते हैं। तो क्यों ना वेक्टर को एक डायरेक्शन में, समझो इस बात को, एक डायरेक्शन में वेक्टर को मेजर करने के लिए भी हम एक स्केल यूज करते हैं 1 यूनिट का। फिर से बात कह रहा हूं, एक डायरेक्शन में वेक्टर को मेजर करने के लिए हम 1 यूनिट यूज करते हैं। क्लियर है क्या? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, जस्ट। सर आपका माइक ऑफ है। सर ऑडियो नहीं आ रहा है। जस्ट सेकंड, ठीक है। सो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि हम 1 यूनिट का स्केल यूज करते हैं एक डायरेक्शन में वेक्टर को मेजर करने के लिए, और यही होता है यूनिट वेक्टर। इसीलिए मैंने कहा था कि इस वेक्टर का यूज डायरेक्शन शो करने के लिए भी हम लोग करते हैं। वहां पे एग्जांपल दिया था, आप समझे नहीं थे शायद। यूनिट वेक्टर होता क्या, डेफिनेशन पहले देखते हैं। अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1 यूनिट्स, ऐसे वेक्टर को कहते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब कि 1 यूनिट का है, तो इसका कैसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो ए कैप होता है, यूनिट वेक्टर होता है, इसको लिखते हैं वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। याद रखना है अपना, यूनिट वेक्टर होता है एक वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड, इसी को कहते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब ये यूनिट वेक्टर है क्या? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 यूनिट। सबको क्लियर है क्या? इसको लिख लो जल्दी, इसको देख लो जल्दी से। हमने कुछ नहीं किया, डायग्रामेटिकली बता रहा हूं। हमने कहा कि मान लेते हैं एक वेक्टर था, ठीक है, एक वेक्टर है, एक डायरेक्शन में है, ये एक वेक्टर है। हमने क्या किया कि इस डायरेक्शन में हमने एक
एक यूनिट का वेक्टर निकाल लिया है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, ए कैप, दैट इज कॉल्ड सिंपली यूनिट वेक्टर। अब इस डायरेक्शन में कभी भी हमको यूज करना होगा तो हम कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में हमको इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर बनाना होगा तो हम कभी भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको देख लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? यूनिट वेक्टर। तो थोड़ा सा ना इस फॉर्मूले से कुछ सीखते हैं हम लोग, देखते हैं क्या सीख पाते हैं। सर एक न्यूमेरिकल बता दीजिए। न्यूमेरिकल्स तो कर नहीं सकते अभी, बिकॉज ऑर्थोगोनल पढ़ेंगे उसके बाद, आज क्लास के लास्ट में करेंगे इसमें न्यूमेरिकल्स। तो सिंपल सी बात कर रहा हूं कि मान लेते हैं कि एक वेक्टर है ए, ठीक है, अपन ने क्या निकाल लिया, ए कैप निकाल लिया। ए कैप होता क्या है, वेक्टर ए बाई उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो क्या वेक्टर ए इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या हम लोग? सब लोग देखो, सब लोग देखो, क्या वेक्टर ए इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप। कितना अच्छा हो गया, जब अपन इसको पढ़े थे क्या पढ़े थे, मैग्नीट्यूड, और इसको क्या पढ़े थे, डायरेक्शन। क्या एक वेक्टर की डेफिनेशन को पूरी तरह ये क्लियर नहीं करता है क्या? अ वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या है, ए का मॉड, और डायरेक्शन क्या है, ए का कैप। क्लियर है? इसका बहुत अच्छा यूज थोड़ी देर में करेंगे हम लोग, जब तक ऑर्थोगोनल पढ़ेंगे। तो क्या है, सबको क्लियर है? ये यूनिट वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। ये था अपना यूनिट वेक्टर। इसके बाद एक और नाम आता है नल वेक्टर। नल वेक्टर से बहुत ही क्लियर है, नल मतलब जीरो। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो, इज सेड टू बी नल वेक्टर। क्लियर है? ये अपना हो गया, बेसिक टाइप्स ऑफ वेक्टर खत्म हो गया। अब इसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। ये जितने भी हमने वेक्टर्स पढ़े ये सब नॉलेज रख के अब हम रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम में बात करेंगे। ठीक है, और यहीं से काफी कुछ सीखेंगे, न्यूमेरिकल्स भी बनेगा। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ नल वेक्टर। सिंपल नल वेक्टर का एग्जांपल कुछ नहीं होता है। अगर आप सिंपल देखो कि कभी भी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आप कर रहे हो और मान लो दोनों बिल्कुल सेम इक्वल वेक्टर्स है, तो इसका रिजल्टेंट क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा, क्योंकि वेक्टर माइनस वेक्टर स्केलर तो हो नहीं सकता है। सिंपल बात कर रहा हूं कि वेक्टर प्लस वेक्टर वेक्टर होता है, तो वेक्टर माइनस वेक्टर भी क्या होना चाहिए, वेक्टर। तो इस तरह की चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक बना दिया नल वेक्टर। क्लियर है? ऐसा कुछ फिजिकल प्रेजेंस नहीं है हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर, सारे नोट्स में रहेंगे, टेंशन मत लेना। अगला टॉपिक है रेक्टेंगुलर, और यहीं से न्यूमेरिकल्स का पार्ट शुरू करेंगे। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, सिंपल समझते हैं कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मुझे लगता है कि सब लोग रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम को जानते हो पहले से ही, कि तीन एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, जेड एक्सिस होता है। इसको ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी कहते हैं हम लोग। तीनों एक दूसरे से बिल्कुल क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। एग्जांपल ले लूं अगर, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल ही परपेंडिकुलर है। क्लियर है? ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर, हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं, एक्स वाई के परपेंडिकुलर, वाई जेड के, एक्स जेड के। तो ये तीन वेक्टर, तीन डायरेक्शन है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तीनों डायरेक्शन को शो करता है। ये जनरली अगर कोई पॉइंट को शो करने के लिए यूज करते हैं हम लोग, ये मान लेते हैं अपना क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, तो हमने क्या माना वेक्टर फॉर्म को पढ़ने के पहले, कि चलो एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर नाम दिया हमने, उसको कहा आई कैप। ठीक है, एक नया टर्म लेके आ रहा हूं आपके लिए, आई कैप। आई कैप क्या था, आई कैप क्या था, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। यहीं से मजा आएगा वेक्टर पढ़ने में। ठीक है, अगला वाई एक्सिस के अलोंग हमने एक नाम दे दिया जे कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। एंड लास्ट वन इज के, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ये तीन नाम जो आएंगे यही पूरे 2 साल अपने मदद करेगा अपने को। आई कैप क्या है,
एक यूनिट का वेक्टर इन एक्स एक्सिस, जे क्या है एक यूनिट का वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के क्या है एक यूनिट का वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, ये कितने काम की चीज है ये समझते हैं। अगर मान लो मैंने कह दिया कि मैं 2 मीटर एक्स एक्सिस के अलोंग जाने वाला हूं, तो आपको कोई पूछिया कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो मैंने क्या कहा 2 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, तो मैं बोलूंगा कि चलो मैं 2 मीटर गया तो मेरा मैग्नीट्यूड कितना है 2। वेक्टर मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अच्छा, दो मीटर में गया एक्स एक्सिस के अलोंग, तो मैं चलो वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो 2 हो गया। डायरेक्शन क्या लेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन क्या लेते हैं उसका यूनिट वेक्टर, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 आई कैप, तो मेरा वेक्टर क्या हो गया 2 आई कैप। समझ में आया क्या, ये इसका इंपॉर्टेंस है। कोई बोले कि हम मेरे को मैं 3 मीटर जा रहा हूं अलोंग माइनस जेड एक्सिस, 3 मीटर जा रहा हूं माइनस जेड एक्सिस, तो उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैं सिंपल कहूंगा कि मैग्नीट्यूड तो अपना कितना है 3 मीटर, और माइनस जेड एक्सिस का मतलब क्या है कि माइनस के कैप, तो मैं लिख सकता हूं क्या -3 के कैप। तो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इससे बड़ा टूल हमारे पास नहीं आया, वो क्या था आई जे के। आई बोले तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, जे बोले तो वाई एक्सिस के अलोंग, और के बोले तो जेड एक्सिस के अलोंग। क्लियर है सबको क्या, ये रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम का ये स्टार्ट है, और यहीं से हम सब कुछ सीखेंगे। क्लियर है सबको, ये पार्ट अगर क्लियर है तो हम बहुत हद तक अगले टॉपिक पे बढ़ सकते हैं और न्यूमेरिकल्स की तरफ जल्दी ड्राइव कर सकते हैं। चलो ये से यस इफ टू मूव अहेड। मैं देखो पहली क्लास रह रहा हूं, किसी को मेरे लैंग्वेज से किसी को मेरे स्पीड से प्रॉब्लम हो प्लीज बता देना, क्लास के बाद मैं रुकूंगा थोड़ी देर, अगर मुझे समझ में नहीं आएगा क्या दिक्कत है। चलो अब बात करते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर का, ठीक है, हमारा टॉपिक है पोजीशन वेक्टर। कितना सिंपल सिंपल टॉपिक है, और एक बार बस समझ लेना है, कभी कुछ दिमाग में याद, फिजिक्स में कुछ याद नहीं रखना होता है कभी भी। एक्स वाई जेड, ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है अपने पास, कोई पॉइंट है अपने पास 2, 3, चलो अभी एक्स वाई जेड ही लेते हैं, एक्स वाई जेड, मान लेते हैं कोई पी पॉइंट है, ठीक है, हमने इसको प्लेस कर दिया। तो पोजीशन वेक्टर होता क्या समझते हैं, पी पॉइंट। तो पोजीशन वेक्टर का अगर नंबर सीधे फिजिकल ऐसे सिंपल टर्म्स में बोलो तो एक ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट के पोजीशन को शो करता है, किसी पॉइंट के पोजीशन को शो करने वाले वेक्टर को कहते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर। लेकिन अगर मैथमेटिकल टर्म्स में देखें कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, अगर हम लोग तो समझते हैं कोई पॉइंट है ये ओ, तो अगर मैं ओरिजिन पे बैठ जाऊं और मैं बोलूं कि बताओ पी किधर है, तो पी को डायरेक्शन को कैसे शो करूंगा, मैं ऐसे शो करूंगा कि पी इधर है। तो ये ओ से पी को कनेक्ट करने वाले लाइन को हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं जनरली हम लोग, क्लियर है क्या सबको, सबको क्लियर है क्या, सबको क्लियर है कि ओ पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे हम लोग ओ पी, ओ से कहां जाना है पी। तो सिंपल सा एक वेक्टर, अ वेक्टर ज्वाइनिंग ओरिजिन टू एनी पॉइंट इज सेड टू बी पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अगर मुझे कोई और पॉइंट शो करना हो तो मैं इसको क्या कहूंगा, ये मेरा क्या होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, ये कहूंगा मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। कितना होता है आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा टर्म्स आ गया पोजीशन वेक्टर। डेफिनेशन में फिर से नहीं लिखवा रहा हूं, फिर से मैं बोल रहा हूं, सब कुछ डेफिनेशन नोट्स में है आपके, दूंगा जो। पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन से किसी पॉइंट को कनेक्ट कर। हाँ बोलो, बोलो आदर्श, हेलो। सर अगर डायरेक्शन शो कर रहा है तो सर कैप का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग, वेक्टर का साइन का यूज क्यों कर रहे हैं? सी हमने यहाँ पे कैप कब होता है, एक यूनिट के वेक्टर के लिए यूज करते हैं। कैप का मतलब समझो वो यूनिट वेक्टर है, यानी एक मैग्नीट्यूड के वेक्टर। ऐसा कुछ लिखा है क्या यहाँ मैग्नीट्यूड 1 है? नो सर। नहीं ना, इसीलिए नहीं यूज कर रहे, ठीक है। तो कैप का यूज सिर्फ एक यूनिट के लिए, तो याद रखना वो यूनिट वेक्टर है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये अपना ओपी वेक्टर हो गया। अब सबके मन में सवाल है कि ओपी वेक्टर होगा कितना एक्स वाई जेड के लिए। तो कोई समझदार इंसान ऐसे समझ सकते हैं क्या
कि मान लो ये XYZ कोऑर्डिनेट पे है, तो जो भी पार्टिकल, ये ऐसे समझो कि कोई पार्टिकल है जो O से चला गया है P पे, सिंपल समझो, कोई पार्टिकल है जो O पे पहले था और अब चला गया घूम फिर के P पे, ठीक है। तो वो सिंपल सोचो कि अगर XYZ पे है तो X एक्सिस के अलोंग कितना मूव किया है, वो सिंपल सोचना है कि वो X एक्सिस के अलोंग कितना मूव किया है। तो क्या कह सकते हैं, क्या एक्स आई कैप कह सकते हो क्या? सिंपल समझो, कोई पॉइंट बॉडी जो है वो XYZ पे है तो एक्स एक्सिस के लोग कितना आगे गया है, वो x मीटर गया है, वो तो एक्स आई कैप लिख सकते हैं। वही बोलूं कि वो बॉडी साथ साथ y एक्सिस में भी गया है, कितना गया है, y जे कैप गया है। कह सकते हैं क्या कि ये कितना गया है, y मीटर अलोंग जे कैप। तीसरा देखते हैं, वही पार्टिकल z एक्सिस के लोग कितना मूव किया है, z मीटर्स। तो क्या लिख सकते हैं, क्या जे कैप, z के कैप। सबको क्लियर है? ये होता है अपना पोजीशन वेक्टर, सिंपल, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तरीका यह है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओ से लेके उस पॉइंट को कनेक्ट करने वाले वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। एग्जांपल लेता हूं कि मान लो ये अगर एक्स वाई जेड की जगह अगर मान लो ये कोई एग्जांपल क्यू होता और ये कोई 2 3 4 होता, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ओ क्यू, ओ क्यू। और ओ क्यू वेक्टर क्या लिखते हैं, 2x के लॉन्ग है तो क्या लिखते हैं, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। क्या सबको पोजीशन वेक्टर क्लियर है? क्या पोजीशन वेक्टर क्लियर होगा तो अगला टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। चैट में मैं चैट को देख रहा हूं, ठीक है, मैं चैट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ूंगा। अगर आपका पोजीशन वेक्टर क्लियर है तो मैं आगे मूव कर जाऊं, किसी को डाउट है तो पूछ ले, अभी कोई दिक्कत नहीं है। चलो बढ़िया। अब पोजीशन वेक्टर तो हो गया, पोजीशन वेक्टर किसी एक पॉइंट के लोकेशन को शो करने के लिए होता है। मगर मान लो कि कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हैं, उस केस में जो वेक्टर बनेगा उसको कैसे शो करेंगे, उसको हमने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर आपने टॉपिक जो मैंने डाला था उसमें देखा होगा तो मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी डाला था। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझते हैं, बहुत सिंपल है, भी कुछ खास नहीं है। और लिखने के तरीके पे जरूर जाएं, बहुत फोकस करता हूं कि लिखने का आदत कैसा बनता है। मान लेते हैं कोई दो पॉइंट है, ठीक है, P और Q, ठीक है, इसको मान लेते हैं कुछ क्या है, X1 Y1 Z1, और इसको मान लेते हैं X2 Y2 Z2। चलो दो पॉइंट है P और Q। सबसे पहला अभी तक का नॉलेज क्या है, हमेशा नया नॉलेज लेने के पहले पुराना नॉलेज चेक करते हैं। तो अपने पास दो पॉइंट हैं, दोनों को अपने को पोजीशन पता है कहां कहां है। पोजीशन क्या लिखोगे, ओपी वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कितना होगा, पहला आता है ओपी, कितना लिखोगे आप, ओपी x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। अगला वेक्टर, अगला आता है ओ क्यू, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, आप ये जानते हो, मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है इसके बारे में, ठीक है। अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ूं तो इसको वेक्टर में शो कैसे करेंगे, इसको थोड़ा, मेरा डायग्राम के मामले में थोड़ा ज्यादा अच्छा हूं, ठीक है। ये अपना ओपी वेक्टर होगा और ये अपना ओक्यू वेक्टर होगा, ठीक है। तो ये तो चलो अपने को पता ही था, इसमें पढ़ना क्या था, इसमें नॉलेज अपने को चाहिए कि मान लो अगर हम P से Q पे जाते हैं तो क्या होगा, यानी हम कहां से कहां जा रहे हैं, P से Q पे। तो P से Q पे जाने के वक्त अपने पास, P से Q पे जाने के वक्त अगर हम कहें तो सिंपल कितना होगा, इसको कहेंगे हम लोग PQ वेक्टर। क्लियर है क्या? तो PQ वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है,
मान लेते हैं P से Q, P से 2 पॉइंट के बीच की बात करते हैं तो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वाई जेड भूल जाओ पहले तो, वाई जेड अपने दिमाग में है ही नहीं, अपने दिमाग में सिर्फ क्या एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस की जब बात करते हो, एक्स एक्सिस में जब देखते हो तो आप कहां से कहां जा रहे हो? आप जा रहे हो x1 से लेके x2 तक। तो कोई नॉर्मल इंसान भी आपसे पूछेगा कि आप कितना मूव किए हो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे? x2 माइनस x1। आप ये बोलोगे ना कि x2 है पहला, फाइनल है, और इनिशियल क्या x1 है। तो आपने कोई पूछा कि आप 2 मीटर से लेके 4 मीटर तक मूव करो, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ना कि 2 से 4 में कितना मीटर हुआ? 2 मीटर हुआ। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आप बताओ एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना मूव किए हो, तो आप आंख बंद करके कह सकते हो क्या? x2 माइनस। किसी को दिक्कत? अगर कोई आपसे इसी तरीके से y एक्सिस के लॉन्ग ये चीजें पूछता है तो आप क्या बोलोगे? y2 माइनस। और कोई इसी तरीके से आपसे पूछता है z एक्सिस के लॉन्ग, तो आप क्या बोलोगे? क्लियर है क्या? क्या इससे सिंपल सा मतलब नहीं निकल रहा है एक्चुअल में कि जो PQ होता है वो कुछ नहीं है, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है। PQ वेक्टर जो होता है वो होता है OQ माइनस OP। इसका मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इसको लिखते हैं हम लोग FPV माइनस IPV। ठीक है, थोड़ा सा मैं और इसको क्लियर कर दूं। फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, मैं मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि AB वेक्टर मतलब क्या होता है, मतलब AB वेक्टर मतलब होता है OB माइनस OA। ठीक है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये वाला एक बार देख लो आप, कहीं कोई दिक्कत है आप पूछो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता, आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं तुरंत। सर ग्राफ देखकर पता चले, जस्ट वन सेकेंड सर, वो ग्राफ देखकर पता चलेगा नहीं कि कौन सा इनिशियल है कौन सा नहीं। बात एरोस देखो ना, एरो देखो, जहां पे जा रहा है वो फाइनल है, जहां से स्टार्ट हो रहा है वो इनिशियल है। आपको सिंपल सा देखना है, कोई वेक्टर होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये आप लिख लो एकदम। PQ वेक्टर है अगर तो OQ माइनस OP। ठीक है, किसी को भी कोई दिक्कत है, हम बहुत माइन्यूटली उसको डील करते चलेंगे। सर इसी पे एक और एग्जांपल दे दीजिए ना, मैं बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल्स कैसे देता करें? हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स देता हूँ अभी। ठीक है, आप ये तो है ही, ये तो न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो अभी भी टर्म्स में ही है। मैं एग्जांपल देता हूँ आदर्श। ठीक है, ये लिख, ये समझ में आ जाए बेसिक, तो ये अगर सबको समझ में आ जाता है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सही बात है सिद्धांत, टेल ओरिजिन मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो चलो, अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा कि मान लेते हैं कोई PQ वेक्टर की बात करता है आपसे, PQ वेक्टर की अगर बात करता है तो PQ मतलब होता है, PQ मतलब होता है, PQ वेक्टर की बात करता है, इसका मतलब याद रखना आप सीधा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, FPV माइनस IPV। टर्म्स दे रहा हूं, ऐसा कुछ खास ये सब नहीं होता है। सिंपल क्या कह सकते हो, OQ फाइनल तो ही है ना, माइनस OP। ये रिप्रेजेंटेशन बड़े काम की चीज है, आगे बहुत परेशान कर सकता है अगर ये याद नहीं रहेगा तो। क्लियर है, ये याद है। एग्जांपल लेता हूं, मान लेते हैं कि एक P पॉइंट है और एक Q पॉइंट है। ठीक है, फाइंड जल्दी से, फाइंड PQ। फाइंड TPV कुछ नहीं था अंजन, ये FPV होगा और IPV होगा, शायद साफ नहीं लिखा होगा मैंने इसलिए। J कैप माइनस I कैप। प्लीज प्लीज आवाज को मत खोलो, सब लोग को बोलने लिखना, तो तुम चैट में डालो ना, मैं देख ही रहा हूँ। इससे क्या होगा ना कि सब लोग फिर आवाज को अनम्यूट करेंगे, सब लोग बोलेंगे, फिर हम भी बोलेंगे, किसी की आवाज कोई नहीं सुनेगा।
फिर आदर्श रोने लगेगा। ठीक है, आदर्श लिखो जो बोल रहे थे। अच्छा, ये वैष्णवी ने लिखा है कैप, जे कैप माइनस आई कैप। ठीक है, राशि सेड माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। महिमा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई थिंक आई, अब माइनस आई कैप लिखना चाहते थे स्टिल। आकाश, इट्स ठीक है, अब थोड़ा सही आने लगा है। जल्दी नहीं करते ना, क्या जल्दी है, सीख गए सब तो बहुत बनाएंगे क्वेश्चन। गलत है। अपूर्वा थोड़ा देख लें एक बार उसको, अपूर्वा थोड़ा चेक करें आप, जेड एक्सिस वाला खास कर चेक करें अपूर्वा, गलती तो नहीं कर दिया आपने। महिमा, नेगेटिव आई कैप, ठीक है महिमा, इट्स ओके। आप इसमें मैं ऐसे मानता हूं कि आप कभी जब सीखना चाहते हो ना, उस वक्त भी आप कंपटीशन मोड में ही चले जाते हो। सीखते वक्त भी कंपटीशन मोड में नहीं होना चाहिए, सीखते वक्त अपने को टाइम देना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये क्वेश्चन दिया गया है, तो मैं अगर आपके जगह होता तो मैं कभी ज्यादा दिमाग सब्ट्रैक्ट वब्ट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूं, तो मैं लिखता सीधा सीधा ओपी वेक्टर। ठीक है, अच्छे बच्चे की तरह मैं लिखता ओपी वेक्टर, 2 आई कैप प्लस कुछ नहीं है 0 जे कैप प्लस के कैप, और मैं फिर भी जल्दी क्वेश्चन बना लेता बाकियों से। ओ क्यू वेक्टर लिखता मैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। मेरे कोई बोलता कि आप पी क्यू वेक्टर बताओ, इसका क्लियर कट मतलब था वो क्या था, ओ क्यू वेक्टर माइनस बाद वाला माइनस इनिशियल वाला। क्लियर सबको? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 माइनस 2 कितना होगा, 1 माइनस 0 कितना होगा, 1 माइनस 1 कितना होगा, सॉरी 1 माइनस 0 कितना होगा 1। देख लो, तुम लोग का एक क्लास लेते हुए मेरे कैलकुलेशन का हालत क्या हो गया। हाँ, चलो ये आ रहा है क्या, माइनस आई कैप प्लस जे कैप। शीतल अभी भी थोड़ा चेक करते हैं, आप ये देखो कि कितने लोग को ये समझ में आया जो मैंने लिखा है। कई लोग अभी भी एक्स वाई जेड में लिख रहे हैं। सब लोग देखें कहां गलती हो रही है। पी दिया हुआ था अपने को, क्यों ना ओपी बना लिया उससे। ठीक, अपने को क्यू दिया था तो अपने ने ओ क्यू बना लिया। अपने को पी क्यू चाहिए था तो फाइनल माइनस इनिशियल किया। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल किया, और फाइनल माइनस इनिशियल किया तो अब देखो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ रहा है। मुझे लग रहा है काफी लोग अभी भी गलती कर रहे हैं। सो काइंडली, जीरो को लिखना जरूरी है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं जरूरी है। फिर भी मैं कह रहा हूं ना, जब मैं सीख रहा होता हूं तो मैं सब कुछ लिखता हूं, आप भी लिखो, बिल्कुल लिखना जरूरी नहीं सिद्धांत। जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगी ना, ये जीरो क्या बहुत चीजें लिखना छोड़ देंगे हम लोग, बट उसका वक्त आएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ये चीज? नहीं आ रहा है तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन अभी करने हैं हमें। कुंदन, इट्स जीरो के कैप, बिल्कुल सही है। जीरो के कैप लिखने की जरूरत नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, दिखा रहा था सब्ट्रैक्शन हो रहा है कैसे। ठीक है, महिमा, राशि, सब क्लियर है इन सबको? शीतल, सलोनी, सबको क्लियर है? पुट यस अगर क्लियर है, नहीं क्लियर है तो पूछे। ठीक है, ओके। अपूर्वा, शिवानी, चलो आकाश, ओके ओके। आई जस्ट होप कि काफी लोगों को समझ में आ चुका है ये जब तो हम लोग अभी तक क्या पढ़े, हम लोग सबसे पहले वेक्टर्स पढ़े, उसके टाइप्स पढ़े हम लोग। ठीक है, टाइप्स पढ़े हम लोग। उसके बाद हमने पढ़ा रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, और उसमें हमने देखा कि कैसे एक पॉइंट को लोकेट करते हैं और कैसे दो पॉइंट के बीच वेक्टर बनाते हैं। तो अभी तक हमको वेक्टर का आइडिया लग चुका है कि एक वेक्टर को कैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लिखते हैं। तो अगर एक वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अपन लिख रहे हैं, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन कितना होगा ये लिखते हैं। ठीक है, तो क्यों ना एक छोटा सा हेडिंग भी डाल लो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन कार्टेशियन सिस्टम। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन कार्टेशियन सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के बाद अपन 3-4 न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे, क्लास अच्छे से एंड करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा लिख लेते हैं, सिंपल सा लिखते हैं,
magnitude and direction in Cartesian system. क्लियर है सबको? एक वेक्टर अपने बना लिया, एक्स वाई जेड है अपना, ठीक है, वेक्टर है, कोई ए वेक्टर हमने बना लिया, मैंने मान लिया कोई ए वेक्टर, ठीक है, नाम दे दिया ए बी सी डी, कुछ भी देते तो कोई फर्क नहीं है। तो इस वेक्टर को लिखने का तरीका आपको भी पता चल चुका है अब तक, तो पोजीशन वेक्टर टाइप है तो लिख सकते हो इसको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, लिख लिया। अगर कोई आपसे पूछे कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड का मतलब सीधा सीधा इसका लेंथ होता है, इसका यहां से यहां तक का लेंथ कितना होता है, ठीक है, इसका लेंथ कितना होता है। तो मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका होता है सिंपल सा, मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। फिर से रिपीट, ठीक है मैं रिपीट कर दे रहा हूं। मैंने कहा देखो आदर्श कि एक वेक्टर है अपने पास, वेक्टर का तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स है, वाई है और जेड है। मान लेते हैं कि हमने एक एक्स वाई जेड पॉइंट था, तो ऑब्वियसली जो वेक्टर ड्रॉ करेंगे पोजीशन वेक्टर है, क्या हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप, ठीक है। तो इसका अपन अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे वेक्टर का, कोई भी वेक्टर का अपन, कोई भी वेक्टर अगर कार्टेशियन सिस्टम में दिया हुआ है और उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होता है, तो लिखते हैं अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस, जस्ट वन सेकेंड किसी का आवाज, चलो ठीक है, तो किसी का इसका एक्स कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस इसका वाई कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस इसका जेड कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, यही किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। ये बात एकदम याद रखनी है। किसी के मन में ये सवाल आ सकता है कि कैसे होता है, क्लास के बाद डिटेल में समझा देंगे, अगर किसी को जानने का अगर शौक हो कि कैसे होता है, तब कुछ खास नहीं है वैसे इसमें, ठीक है। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, पूरा क्लास जानता है डायरेक्शन होता क्या, कैप होता है, डायरेक्शन क्या होता है कैप, और कैप क्या होता है वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड। कोई मेरे को पूछे कि मैग्नीट्यूड निकालिए, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन सीधा क्या लिखूंगा मैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये वेक्टर है, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सबको क्लियर है क्या? एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे सबको क्लियर है, और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। कोई भी वेक्टर अगर आपको दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसका एक्स कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस जेड कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। मैं एग्जांपल देता हूं, और अगर उसका डायरेक्शन निकालना हो तो सीधा सीधा ये लिखते हैं। मैं एग्जांपल न्यूमेरिकल टाइप सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं, ठीक है, जल्दी से इसको देखो, जल्दी से देखो। सो तो नहीं गया, चलो बढ़िया, एग्जांपल देता हूं समझ में ज्यादा आएगा। मैं सिंपल से कह रहा हूं, मान लेते हैं अपन को किसी ने वेक्टर दे दिया, एक वेक्टर दे दिया, बोला कि चलो 3 आई कैप है माइनस 4 जे कैप है प्लस के कैप है, ठीक है। कोई मेरे को बोलेगा कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड कैसे पूछूंगा, कोई वेक्टर पहले आ चुका होगा उसका मैग्नीट्यूड मेरे को पूछेगा, मैं क्या बोलूंगा मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसके पास 3 स्क्वायर प्लस, ठीक है, इसके पास वाई कोऑर्डिनेट कितना है 4 नहीं है -4 है, कितना है इसके पास -4, क्या लिख सकते हैं जेड कोऑर्डिनेट कितना है इसके पास 1 का होल स्क्वायर निकाल लेंगे हम लोग,
3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का कितना हो जाएगा 16, 1 का कितना हो जाएगा 1, कितना हो गया √26। क्या मैग्नीट्यूड क्लियर है सबको? ठीक है, सबको मैग्नीट्यूड क्लियर है। अब बात रूट में डायरेक्शन, ही रहने देंगे। क्या रूट में रहने देंगे? रूट सॉल्व नहीं हो रहा होगा तो रूट में रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आता है डायरेक्शन, वो अपने पास है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, और इसी इसी को आज एंड करते हैं, इसी टॉपिक के साथ आज। तो वेक्टर कितना है अपने पास? 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड अपॉन √26। कोई समझदार इंसान इसको ऐसे भी लिख सकता है, 3i कैप बाई √26, सब में डिवाइड हो जाएगा, माइनस 4/√26 j कैप प्लस 1/√26 k कैप। ये आपका वेक्टर का डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर आ गया। आपको क्लियर है? आपको ये फाइनल आपका आंसर है। अगर ये क्लियर है तो क्यों ना हम लोग 10 मिनट क्वेश्चन सॉल्विंग पे जाते हैं। 5 मिनट एटलीस्ट क्वेश्चन सॉल्विंग कर ही सकते हैं कम से कम। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्लास को एक्सटेंड 5 मिनट कर सकता हूँ, करूंगा मोस्ट प्रोबेबली। आगे बढ़े क्या? मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। ये हम लोग बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन से बात करेंगे। ठीक है, सो हम लोग ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। वैसे थियोरेटिकल टॉपिक ज्यादा था बट स्टिल कुछ तो कर ही सकते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी सब लोग। मैं पोल वोल नहीं दे रहा हूं अभी, क्वेश्चन सीधा पूछ रहा हूं। क्वेश्चन सब लोग ध्यान से देखो। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल in a rectangular coordinate system is इतना, then its position vector will be बी। आई थिंक, मुझे लगता है मुझे 23 आंसर चाहिए। एक बंदा भी आंसर नहीं करता तो समझूंगा कि सो रहा है वो। अगर आपका आंसर आ जाता है पुश करो आंसर। सिंपल 3 to 5 है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आगे बढ़ता हूं ना, सबका बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, तो मैं बड़ा कर देता हूं क्वेश्चन को। चलो, मुझे ये भी आंसर चाहिए जल्दी से। चलो कोई बात नहीं, बाकी लोग टाइम ले जिसको लेट लग रहा है। कैप अस्मी, कैप प्लस कैप क्या है? जस्ट समझ नहीं पा रहा हूँ। आई कैप प्लस जे कैप। आई थिंक आप अस्मी आप सी ऑप्शन की तरफ शो करना चाहते हैं शायद। जस्ट अ सेकेंड। और आदर्श सी, ठीक है, शिवम सी, सलोनी, कुंदन, ग्रेट ग्रेट। सिंपल सी बात है, मुझे सॉल्व करने को कहोगे कर दूंगा बोर्ड पे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पी है और क्यू है, अपने को ओपी वेक्टर पता है और ओक्यू वेक्टर पता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कौन सा है? क्यू है, और इनिशियल क्या है? पी है। तो 3 - 2 हो जाएगा 1, 1 आई कैप हो जाएगा, 4 - 3 क्या हो जाएगा? जे कैप, और 5 - 5 क्या हो जाएगा? 0। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्यों ना थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, चलो एकदम हर टॉपिक जो डील किया है उस पे, उन सब पे क्वेश्चन है आज। द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर विद एंड पॉइंट्स इतना, ये मुझे आंसर चाहिए आपसे। सर एक बार क्वेश्चन समझा दीजिए। देखो, एक द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर विद एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट का मतलब क्या है? एक से शुरू हो रहा है, दूसरे पॉइंट पे क्या कर रहा है? एंड कर रहा है। तो क्या दो एंड पॉइंट अगर दिए जाए तो आप वेक्टर नहीं बना सकते हो उससे?
और वेक्टर बन जाएगा तो क्या उसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते हो आदर्श? से यस इफ अंडरस्टूड। यस सर। ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज पढ़ना भी तो आना चाहिए हमें। नहीं है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर ना, एक्स एक्स इसमें ना था। रुको 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, किसी की आवाज म्यूट है। एक दूसरे को आप लोग अच्छी बातें मत करो। जस्ट सेकंड जस्ट सेकंड। चलो ठीक है, सब फोकस रखो कि मतलब आवाज अनम्यूट ना हो जाए। चलो कोई बात नहीं। द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, आई थिंक काफी लोगों ने आंसर दिया है बट आंसर वेरी कर रहा है। इट्स बिटवीन सी एंड डी। जस्ट होप थोड़ा सा और टाइम ले लो आप, ठीक है। किसी का आंसर आया क्या? डी। 3 का सी आ रहा है काफी लोगों का, ठीक है। स्टिल जस्ट स्टिल होपिंग कि आपका थोड़ा सा इंप्रूव करे। अभी सी आ रहा है काफी लोगों का, कुछ लोगों का, वैष्णवी का डी आया है, कुंदन का सी आया है। आप तो करेक्ट आंसर इज डी। करेक्ट आंसर इज डी। लेट्स नॉट चेंज द आंसर, जो आपका आया है उसी पे रहते हैं, ठीक है। और बोर्ड पे देखते हैं, ठीक है। बोर्ड पे देखते हैं कितनी क्या दिक्कत आई। मैं इस तरह क्वेश्चन में सीधा सीधा पॉइंट का नेमिंग कर देता हूं। पी पॉइंट अपना था 4 -4 0, और जो क्यू था वो था -2 0। मैंने क्या किया, मैंने पता था मेरे को, देखो ज्यादा अगर डिटेल में सॉल्व करें तो अपन क्या लिखेंगे, ओपी लिखेंगे। ओपी वेक्टर आपको पता है 4i कैप -4j कैप +0k कैप, नहीं भी लिखते तो चल जाता। ओक्यू वेक्टर क्या है अपने पास, ओक्यू वेक्टर है -2i कैप और -2j कैप। अब अपने को चाहिए पीक्यू वेक्टर। पीक्यू वेक्टर होता क्या है, ओक्यू वेक्टर, इतना डिटेल में थोड़ा चले जाते हैं ना, क्या दिक्कत है। ओपी वेक्टर, अब अपने पास पीक्यू, पी इतना माइनस इतना कर रहा है, -2 -4 कितना होता है, -6i कैप, और -2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो 4 -2 कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन था। अब इस वेक्टर का अपने को ना कोई मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। मैग्नीट्यूड होता क्या है, अंडर रूट, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर कितना होगा, प्लस y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर कितना हो गया, ठीक है। 2 बाहर आ जाएगा, 2 2 जा 4 होता है, और अंदर में कितना रह जाएगा, 10। सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर है तो हम एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। मेरे पास अभी 4 मिनट बच रहे हैं, आई थिंक। यस सर, क्लियर। ओके ओके, अदर्स प्लीज, आई कांट मूव अदरवाइज, इफ अनलेस आप सब कहो एटलीस्ट कि समझ में आ गया। किसी को डाउट है तो पूछे, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूं। चलो ये बताओ जल्दी से, चलो यूनिट वेक्टर। एकदम बेसिक क्वेश्चंस है, कुछ पढ़ाया ही नहीं एक्स्ट्रा अभी तक तो। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं ये सोचो बस। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? मैं एक बार में भी समझ जाता सिद्धांत। अंजन सही है।
कुंदन प्लीज चेक योर आंसर एक बार. महिमा सही. अदर्स प्लीज चेक योर आंसर वंस. फॉर्मूले पे फिर से रिविजिट करो. शिवम फिर से एक बार आंसर चेक करो. अपूर्वा आप भी चेक करो आंसर एक बार. शीतल करेक्ट है. आकाश इट्स करेक्ट. कुंदन अब सही है. सिद्धांत सही है. कुंदन आपका भी सही है. सो जस्ट सेइंग ना, अगर गलत हो रहा है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जस्ट गो विद द फॉर्मूला. यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था? एक वेक्टर का, एक वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड. एक वेक्टर अपने को पता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा. इस वेक्टर का, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? क्या अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर नहीं हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2. तो i प्लस जे वेक्टर डिवाइडेड अपॉन क्या हो जाएगा? रूट 2. सबको क्लियर है? सी, क्या सबको सी क्लियर है? जितने लोग बी और डी बोल रहे थे. आई एम जस्ट, ठीक है. सो आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क में है. जल्दी से स्क्रीनशॉट लें आप क्वेश्चंस का. जल्दी से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले. टाइम इज अप. नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करके क्लास स्टार्ट करेंगे. ठीक है. अमन इट्स बी. मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें आप, और अगले दिन इस पे बात करते हैं हम लोग. ठीक है. जल्दी से एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं स्क्रीनशॉट लेने के लिए. ले लिया है? फिर इसका भी स्क्रीनशॉट लें. क्लास इज एंडिंग. क्लास आपका एंड होगा यहीं पे. ठीक है. आई एम जस्ट